नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, ये अपने साइकोलॉजी की क्लास नंबर 7 है और इसमें हम मनोविश्लेषणवाद से पढ़ेंगे। तो मनोविश्लेषणवाद में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो मनोविश्लेषण जो था संप्रदाय, इसकी स्थापना सिगमंड फ्राइड ने की थी। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सिगमंड फ्राइड ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। ये इनका टाइमिंग पीरियड है 1856 से लेकर 1839 ईस्वी तक। और सिगमंड फ्राइड ने जो ये मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय है, ये कब दिया था? ये 1900 ईस्वी में। ये इनका टाइमिंग पीरियड है। और इन्होंने अचेतन मन पर सर्वाधिक बल दिया था, ये भी फैक्ट पूछा हुआ है। और सभी तरह के असामान्य व्यवहारों का कारण अचेतन मन होता है। ये चीज़ किसने बताई थी? ये सिगमंड फ्राइड ने ही बताई थी। और सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया था? देखो, सिगमंड फ्राइड ने ऐसे बताया, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ पूरी स्थिति की ये किस प्रकार से। सिगमंड फ्राइड ने कहा, सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं बताई? एक थी आपके अचेतन, एक थी अर्धचेतन और एक चेतन। ठीक है, इन्होंने ऐसे बताया कि ये जैसे समुंदर है और इसमें कोई बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो ये बर्फ का टुकड़ा कुछ बाहर है और कुछ अंदर है। तो मतलब जो ये बाहर दिखाई दे रहा है ये तो है चेतन मन, और जो अंदर है वो है अचेतन, और जो बीच में जो कभी बाहर कभी अंदर वो है अर्धचेतन। तो इन्होंने बताया कि जो 1/10 भाग होता है वो तो होता है चेतन मन, और 9/10 होता है अर्धचेतन मन, और बाकी ये बीच में ऐसे होता रहता है, वो कभी चेतन में कभी चेतन में कभी अचेतन में, अर्थात ये अर्धचेतन की अवस्था होती है। तो अब चेतन के बारे में मैंने बता दिया कि चेतना क्या है, चेतन मन क्या है। कि भाई जैसे आप क्लास में बैठे हो, तो आप अभी जस्ट क्लास में बैठे हो लेकिन आपका ध्यान यहाँ नहीं है, तो मतलब उस समय आप चेतना में नहीं हो। समझ गए आप? और ये जो चेतन अर्धचेतन वगैरह हैं, इनसे क्या है, जैसे आपके मन में कोई दबी हुई इच्छाएं वगैरह, जो भी आपके मन में जो आपको अच्छा लगता है वगैरह वगैरह, वो सारा जितना आप खुद को जानते हो, आपके अंदर जो दबी हुई इच्छाएं हैं, तो आप सारी कोई प्रकट थोड़ी करते हो समाज के सामने। तो वो सब आती है अचेतन मन में। और जो आप बाहर से दिखाई दे रहे हो, किसी प्राणी से मिलते हो तो उसके सामने कैसे कैसे बने हुए रहते हो, वो आपका कौन सा मन है? चेतन पार्ट वाला मन है। समझ में आ गया? अचेतन, अर्धचेतन और चेतन। अब देखो, इन्होंने सभी तरह के जो असामान्य व्यवहार होते हैं उनका कारण क्या माना? अचेतन मन माना। और अचेतन मन के अध्ययन की 3 विधियां होती है। 3 विधियों से हम क्या कर सकते हैं? अचेतन मन का अध्ययन कर सकते हैं। चेतन मन तो वो है जिसको हम बाह्य प्रेक्षणों द्वारा हम बाहर ही हमको दिखाई देता है। लेकिन इन्होंने कहा कि जो बाहर दिखाई देता है ना, वैसा कुछ नहीं है। मेन तो वो है कौन सा? अचेतन मन, मन में दबी हुई इच्छाएं, तो उनको जानो, दबी हुई जो विचार है उनको जानो, वो है मेन। तो वो कौन से हैं? वो अचेतन मन में है। तो उस अचेतन मन का अध्ययन किससे करेंगे? मुक्त साचर्य विधि से, सम्मोहन विधि से, ये स्वपन की व्याख्या विधि है। ये 3 विधियां बताई। तो सम्मोहन विधि, ये स्वपन की व्याख्या विधि है ना, इसको स्वपन विश्लेषण विधि भी कहते हैं। और जिन्होंने रीट में पढ़ा है तो उन्होंने तो डिटेल से पढ़ा है सारा, और हम आगे भी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये हमारा क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन चल रहा है साइकोलॉजी का। समझ गए? इन सब विधियों को हम पढ़ेंगे बाद में आगे। तो मुक्त शास्त्रीय विधि, सम्मोहन विधि और स्वपन की व्याख्या विधि। ठीक है, स्वपन की व्याख्या विधि। अब इनके समर्थक कौन है? तो इस मनोविश्लेषण संप्रदाय के, तो एक तो अन्ना फ्राइड। ये अन्ना फ्राइड ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कहीं पर। अन्ना फ्राइड ये क्या थी? ये कौन थी? ये थी सिगमंड फ्राइड की बेटी। और एल्फ्रेड एडलर और एरिक्सन, ये इनके क्या थे? समर्थक थे। और फ्राइड ने लैंगिक मूल प्रवृत्ति पर अत्यधिक बल दिया। मतलब इन्होंने काम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। काम होता है ना, मतलब वासना वगैरह ऐसे। तो ठीक है, तो इन्होंने लैंगिक मूल प्रवृत्ति पर अत्यधिक क्या दिया था? बल दिया था। इस कारण इनका विरोध भी हुआ था। और बताते हैं कि शुरुआत में इनके जो सहयोगी थे वो भी इनको छोड़कर चले गए थे। ठीक है, तो इनके साथी अलग हो गए कि अरे ये सिगमंड फ्राइड का दिमाग खिसक गया, उल्टी सीधी बातें करते हैं, काम को वगैरह को महत्व ज़्यादा देते हैं और बोलते हैं कि मतलब मेन यही है वगैरह वगैरह। तो इस वजह से मतलब इन्होंने आधार मान लिया काम को, पूरा मनुष्य के ये चेतन और अचेतन और इनका सबकार, इनकी जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण में सब जगह मतलब मनोविश्लेषण संप्रदाय का आधार इसको बना दिया। तो इनके साथी अलग हो गए। तो कौन कौन से साथी अलग हुए? एक दो साथी अलग हुए, एक तो एल्फ्रेड एडलर और एक कार्ल युंग। तो आपको कहीं कहीं युंग की जगह जुंग भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये इंग्लिश से हिंदी होती है ना, तो वो इंग्लिश से हिंग्लिश हो जाती है। समझ गए? तो इस वजह से
तो अब देखो आगे, एल्फ्रेड एडलर ने तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जो संभाला डिपार्टमेंट, मतलब इन्होंने व्यक्तिगत मनोविज्ञान को बढ़ावा दिया, और ये कार्ल यूंग ने विश्लेषणवादी मनोविज्ञान को बढ़ावा दिया आगे। तो व्यक्तिगत मनोविज्ञान क्या कहता था कि लैंगिक मूल प्रवृत्ति के स्थान पर शक्ति अभिप्रेरक को माना। किसको माना? शक्ति अभिप्रेरक को माना, शक्ति अभिप्रेरक इसको माना। और जो विश्लेषणवादी मनोविज्ञान था, इन्होंने संचित अचेतन को माना, संचित अचेतन को महत्व दिया। ठीक है, इनके बारे में आपको भाई क्या आगे ये क्या होते हैं ये चीज़ आपको आगे पता चलती रहेगी, लेकिन ये फैक्ट हैं, ये फैक्ट याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो इसमें कई ऐसे फैक्ट भी हैं जो पिछले एग्जाम में जगह जगह विभिन्न स्टेट में पूछे हुए हैं, तो वहाँ से कुछ फैक्ट लेके सीधे भी डाले हुए हैं। आपको बस एज इट इज़ नोट करना है, और ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, नहीं मिले तो इन पर कर लेना आप कांटेक्ट, सीधी सी बात है। ठीक है, अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड कर देना, आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे, नेम विद डिस्ट्रिक्ट। तो ब्रॉडकास्ट में ऐड करने पर क्या होगा, आपको रोज़ वीडियो अपलोड होते ही लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, नव फ्रायडवादी कौन है? तो इन्होंने क्या हुआ था भाई, जब इन्होंने काम प्रवृत्ति को महत्व दिया, तब इनसे कुछ साथी अलग हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई अलग हो गए, लेकिन ये थे तो मूल इन्हीं के समर्थक। तो इन्होंने कहा कि आप मनोविश्लेषणवाद को ऐसे न देकर ऐसे देखो, हम फ्राइडवादी हैं भाई, फ्राइड से बिलोंग करते हैं, सिगमंड फ्राइड के उनके समर्थक थे। तो इनमें से कुछ अलग होकर वगैरह इन्होंने क्या किया, अपने जो था ना सिद्धांत उसको संशोधित करके नव फ्राइडवादी दे दिया, नाम दे दिया नव फ्राइडवाद। तो मतलब उनको थोड़ा सा एडिट कर दिया। तो उसमें कौन थी? एन्ना फ्राइड, एरिक एरिक्सन, और जो ये आपके स्लीवन, कैरन हॉर्नी और श्रिक कॉम। तो ये क्या थे? इन्होंने मतलब कि नव फ्राइडवाद की क्या रखी थी, नींव रखी थी, समर्थक थे, नव फ्राइडवाद के क्षेत्र में कार्य करते थे। मतलब इन्होंने जो अन्ना फ्राइड वगैरह थे, इन्होंने अपने पिताजी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों को थोड़ा क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, समझ गए। और ये भी इन्हीं के समर्थक थे, इनके सिगमंड फ्राइड के, इनके साथी थे। तो ये भी यहाँ से अलग हुए। तो इन्होंने क्या किया, सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत को आधार रखा, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा क्या कर दिया, एडिट कर दिया, समझ गया। ऐसे अब आगे आया मानवतावादी मनोविज्ञान। तो मानवतावादी मनोविज्ञान के समर्थक थे अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स। ठीक है, मानवतावादी मनोविज्ञान ने व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं, आत्मवर्धी तथा आत्मसिद्धि पर बल दिया। तो ये तीनों नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना, स्वतंत्र इच्छाओं और आत्मवर्धी और आत्मसिद्धि, इन पर बल दिया था किसने? एक, ये दो और ये तीन, इन तीन पर बल दिया था मानवतावादी मनोविज्ञान। ठीक है, और मानव का व्यवहार है वो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं से नियंत्रित होता है, न कि अचेतन मन से। इसका समर्थन कौन करते हैं? ये मानवतावादी मनोविज्ञान वाले, ये अब्राहम मैस्लो और ये कार्ल रोजर्स। तो आपने ये मैस्लो की वो आवश्यकताओं का वो पदानुक्रम वगैरह वो पढ़ा होगा आपने कि भाई पहली आवश्यकता होती है वो रोटी कपड़ा मकान वाली, और उसके बाद में ऐसे आगे से आगे आपने पढ़े होंगे, तो आपको ध्यान में होगा। तो ये थे मानवतावादी मनोविज्ञान, और इनका ये फैक्ट था कि भाई अब्राहम मैस्लो समर्थक, कार्ल रोजर्स मानवतावादी मनोविज्ञान ने व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं, आत्मवर्धी और आत्मसिद्धि पर बल दिया। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मानवतावादी मनोविज्ञान ने निम्न में से किस पर बल नहीं दिया? तो उसमें स्वतंत्र इच्छाओं, आत्मवर्धी और आत्मसिद्धि डाल देंगे, और चौथा ऑप्शन कोई उल्टा सीधा डाल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं वगैरह कैसे भी घुमा सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना। और मानव का व्यवहार है वो व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाओं से नियंत्रित होता है, न कि अचेतन मन द्वारा। तो अब सिगमंड फ्राइड ने तो दिया था कि भाई अचेतन मन से नियंत्रित होता है मानव का व्यवहार, और इन्होंने बोल दिया कि स्वतंत्र इच्छाओं से होता है। तो ये हो गए सिगमंड फ्राइड वो मनोविश्लेषणवादियों के तो विरोधी हो गए ना, ये मानवतावादी वाले। तो ये चीज़ थी। ठीक है, तो अब देखो मैस्लो ने आपको पता है वो आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, उसमें बताया था कि मनुष्य पहले की प्राथमिक आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा मकान वगैरह, उसके बाद में वो सुरक्षा के होता है, उसके बाद में वो बताया था कि भाई समाज में कुछ स्थान चाहता है, वो भरा पूरा परिवार, और वो लास्ट में आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि क्या होती है? अपने जीवन में जो मनुष्य चाहता है उसका वो चरमोत्कर्ष होता है, वो चाहता है। तो ऐसा पिरामिड नुमा आपने वो ग्राफ भी पढ़ा होगा आपके इसमें रिट में। ठीक है, और इसका यहाँ पर कोई विशेष यूज नहीं है, आपके काम की चीज़ इतनी थी, ये तो मैंने बीच में बता दिया कि वहाँ पर आपने अब्राहम मैस्लो को पढ़ा था। ठीक है विद्यार्थियों, अब आते हैं आगे मनोविज्ञान पर बल। तो ये क्या है, कुछ फैक्ट है, ये मैंने फैक्ट सीधे सीधे उठाए हैं कि भाई सीधे सीधे विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए हैं, आपको सीधा ध्यान में रखना है। तो मनोविज्ञान पर बल, तो फ्राइड ने तो बल दिया था मनोविश्लेषणात्मक को प्रथम बल कहा।
व्यवहारवाद को द्वितीय बल और मानवतावादी मनोविज्ञान को तृतीय बल कहा। तो ये ध्यान में रखना। मनोविश्लेषणात्मक को क्या कहा? प्रथम बल, व्यवहारवाद को द्वितीय बल और मानवतावादी मनोविज्ञान को तृतीय बल। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछे हुए हैं इसीलिए यहाँ पर अटकाएं। अब मनोविज्ञान के लक्ष्य, मनोविज्ञान का क्या टारगेट होता है? मनोविज्ञान के लक्ष्य, तो मनोविज्ञान के लक्ष्य मापन एवं वर्णन, पहले मापन एवं वर्णन, पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, और नंबर 3 पर है व्याख्या। ठीक है, तो अब मनोविज्ञान के लक्ष्य। अब पहला मापन एवं वर्णन, मनोविज्ञान का क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या लक्ष्य है मनोविज्ञान के? तो मनोविज्ञान पहले क्या करता है? किसी भी चीज का मापन करता है। ठीक है, मापन करके उसका वर्णन करता है कि भाई हमने ये मापन किया, और उस मापन के आधार पर मनोविज्ञान में क्या लगाया जाता है? पूर्वानुमान लगाया जाता है, ताकि हम उस पर क्या कर सकें? नियंत्रण कर सकें। और अंत में उसके व्यवहार की क्या की जाती है? व्याख्या। कैसे? जैसे पहले हम किसी मनुष्य के क्या करेंगे? मापन करेंगे। किसका मापन करेंगे? उसकी क्षमता का, उसकी बुद्धि का, उसकी भाई वो कैसे सोचता है, चिंतन, सीखना, सबका हम क्या करेंगे? पहले मापन किया जाता है। फिर मापन करने के बाद क्या करेंगे? उसका मतलब कि कैसे हमने मापन किया, परीक्षण, वर्णन, वो सब हो जाएंगे। उसके बाद में कि भाई मापन के आधार पर हम क्या लगाएंगे? पूर्वानुमान लगाएंगे कि भाई कैसे भी करके पूर्वानुमान लगाकर हम उस पर क्या करें? नियंत्रण स्थापित करें। और नियंत्रण स्थापित होने के बाद में आती है व्याख्या। अब ये कैसे, ये आगे के पॉइंट में क्लियर हो जाएगी। एक बार मैंने आपके दिमाग में रप खाका खींचा है कि भाई किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। तो पहले मापन एवं वर्णन, तो प्रमुख मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे चिंता, सीखना, मनोवृत्ति, क्षमता, बुद्धि आदि का वर्णन करने के लिए पहले उसे मापना आवश्यक है। तो पहले हम क्या करेंगे? मापन करेंगे। और मापने के लिए किसी भी परीक्षण में 2 गुणों का होना आवश्यक है। हम मापन करेंगे तो उस मापन में 2 गुण होने चाहिए। पहली बात तो वो मापन है वो विश्वसनीय होना चाहिए, और दूसरा वो मापन कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। तो विश्वसनीयता क्या होती है? विश्वसनीयता होती है बार बार मापने से व्यक्ति के प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसको बोलते हैं मापन। जैसे एक वेट तोलने की मशीन है, आप पहली बार उस पर चढ़े, आपका वेट आया 54 kg। थोड़ी देर बाद में आप उस पर और चढ़े और आपका वेट आया 55 kg। फिर थोड़ी देर बाद आप और चढ़े उसके ऊपर और वेट आया 56 kg। तो अब भाई आप उतरते और चढ़ते हो, उतरते और चढ़ते हो, और उसमें वेरिएशन आ रहा है। तो इसका मतलब वो मशीन कैसी नहीं है? विश्वसनीय नहीं है। समझ गए? मतलब बार बार मापन करने पर रिजल्ट सेम आता है, तभी हम उस चीज को हम क्या कहते हैं? विश्वसनीय। ठीक है। और वैधता, वैध होता है परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? वैध। जैसे आपको मापना तो था आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, अब आपने एक ऐसा परीक्षण तैयार कर लिया कि उसमें आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है, और तो ब्लड प्रेशर मापना ही नहीं है, हमें क्या मापना है? टेम्परेचर। मतलब जो चीज़ आपको मापनी है और उस उपकरण द्वारा, उस परीक्षण द्वारा वही चीज़ मापी जा रही है, तब तो वो परीक्षण क्या है? वैध है। और यदि उस परीक्षण के माध्यम से हम वो नहीं माप सकते जिसको हमें मापना है, तो उसे कहेंगे अवैध, मतलब वो वैध नहीं है। तो ये होती है वैधता। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखो, मापने के बाद जब मापन हो जाता है, तो मापने के बाद मनोवैज्ञानिक उस व्यवहार का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं कि भाई हमने तो इसको इस प्रकार से मापा है, अब भाई इसमें क्या कमी हो सकती है, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। भाई माप लिया तो मतलब इस मापन के आधार पर अब आगे क्या क्या होगा, तो उसके बारे में क्या होती है? चर्चा होती है, और हमने क्या मापा है उसका क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। सामान्यतः क्या होता है? मनोवैज्ञानिक व्यवहार के मापन के आधार पर ही ये पूर्व कथन करते हैं। पूर्व कथन मतलब एक तरीके से भविष्यवाणी कि व्यक्ति अमुक परिस्थिति में क्या कर सकता है। जैसे आपने पहले किसी के चिंतन का, किसी के बौद्धिक स्तर का आपने अच्छी तरीके से मापन कर लिया, अब उसके आधार पर आप क्या करोगे कि भाई भावी आगे आने वाले समय में मतलब कोई परिस्थिति होगी, तो उस परिस्थिति में ये व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करेगा, इस चीज का आप क्या कर सकते हो? पूर्वानुमान लगा सकते हो। कब? जब आपने उसका मापन किया हो। समझ गए? तो क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, इसके बारे में आप क्या कर सकते हो? पूर्वानुमान लगा सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर छात्र के बौद्धिक स्तर का मापन करके उसके बारे में सही सही जान लें, तो हम विद्यालय में उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पूर्व कथन आसानी से क्या कर सकते हैं?
पूर्व कथन आसानी से कर सकते हैं। मतलब हम पहले से ही भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इसकी आगे आने वाले एग्जाम में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो ये कब जान सकते हैं? जब हमने उसके बौद्धिक स्तर का क्या किया हो, मापन किया हो। और जैसे किसी व्यक्ति की अभिरुचि को जानकर ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कौन सी जॉब उसके लिए सही रहेगी। अब जैसे आपने किसी की अभिरुचि का मापन किया, उसकी अभिरुचि देखी कि आपको पता चला कि ये मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड इसका अच्छा है और टीचिंग को लेकर इसको क्रेज भी है, तो अब आप क्या कर सकते हो, आप उसको बता सकते हो कि भविष्य में आपकी कौन सी जॉब उसके लिए क्या रहेगी, सही रहेगी। जैसे अब कई लोग देखते हैं कि उनके टीचर बनने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी सभी कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीएड कर ली। अब वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनकी खुशी थी एक अच्छा प्लेयर बनने की, कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर बनूंगा, खेलूंगा। तो अब हम यदि उसकी अभिरुचि हम पहले से जानते हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि उनके लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी। आगे देखो, पूर्व कथन तथा नियंत्रण साथ साथ चलता है। पूर्व कथन मतलब पूर्वानुमान, भविष्यवाणी वगैरह करते हैं तब कब कर सकते हैं? जब हमने उनका अच्छे से मापन किया हो, और जब हमें ये पता हो तो हम उनके व्यवहार पर हम क्या कर सकते हैं? नियंत्रण भी कर सकते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक जब भी किसी व्यवहार के बारे में पूर्व कथन करता है तो उसका उद्देश्य उस व्यवहार को नियंत्रित करना होता है। अब जैसे किसी का खराब व्यवहार है, उसके बारे में उन्होंने मापन कर लिया, तो उनको वो सही तरीके से सजेस्ट करते हैं कि ताकि उनके व्यवहार में क्या हो, सुधार हो, उनके व्यवहार को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। ठीक है। और सबसे अंतिम हथियार होता है व्याख्या। अब क्या किया जाता है? मनोविज्ञान है, उसका अंतिम लक्ष्य होता है कि मानव व्यवहार की व्याख्या करना। ठीक है, मानव के व्यवहार की व्याख्या करना, और वर्तमान में मनोविज्ञान का यही अर्थ है, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पर कंप्लीट है। तो नोट्स आप ले लेना, इससे अच्छे तरीके से नोट्स बनाना, रजिस्टर में नोट डाउन करना और पीडीएफ से लिख लेना, और क्लास को 2 बार देखना मिनिमम, जिससे आपको अच्छी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो नंबर आपके दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वीडियो में एक बार मैंने लिखी दी। तो विद्यार्थियों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अन्य लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।